आप सब लोगों को हाउस लर्निंग चैनल में खुशामदीद कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 24 पढ़ने जा रहे हैं और उसका चैप्टर 24 का नाम है एवोल्यूशन। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स। मतलब आज हम बताएंगे कि भाई ज़िंदगी कैसे वजूद में आई इस ज़मीन पर, कैसे निज़ाम कायनात बदला, फिर इसने ज़िंदगी को वजूद में लाई, ये सब कैसे हुआ, एक एक चीज़ को हम बताएंगे। और हम बताएंगे कि भाई ऑर्गेनिज़म्स जो हैं सिंपल ऑर्गेनिज़म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म्स में कैसे तब्दील हुए। मतलब पहले सिंगल सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज़म्स थे, फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर पर मुश्तमिल हो गए। ये आज हम सब ये डिस्कस करेंगे। देखें, एक अच्छा टीचर वो होता है जो सिर्फ आपको पढ़ाए ना, बल्कि आपको ये तरीका भी बताए कि आपको उसको कैसे याद करना है। तो मैं आप लोगों को ये भी बता रही हूँ कि आप इस टॉपिक को सिंपली वैसे ही रीड मत करते जाएं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इंटरेस्टिंग है। आप लोग इसके पॉइंट्स बना लें, देख सकते हैं आप लोग। मैंने पॉइंट नंबर 1 हाइड्रोथर्मल वेंट्स लिखा है, पॉइंट नंबर 2 आर्चियोबैक्टीरिया लिखा है, पॉइंट नंबर 3 न्यूट्रिएंट्स और फोटोसिंथेसिस लिखा है, पॉइंट नंबर 4 फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, पॉइंट नंबर 5 हिस्ट्री ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, और पॉइंट नंबर 6 लिखा है इंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस लिखा है, और 7 वाला लाइन मार्गुलस लिखा है फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला और सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। उसके बाद फाइनली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड एंड टिश्यूज आर फॉर्म्ड। अगर आप इन सब को पॉइंट्स को, सबसे पहले आप इन सब पॉइंट्स को याद करें, अच्छे से याद करें, रट्टा लगा लें इन पॉइंट्स का। उसके बाद जो आप मैं बोलूँगी, जैसे आपको समझाऊंगी आप उसको वैसे समझें। उम्मीद है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा और आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। आप देखें, हाइड्रोथर्मल वेंट्स मैंने लिखा। अब मेरे जहन में जब मैंने तो याद किया है ना, अब मैंने ये पॉइंट देख रही हूँ, मुझे मेरे जहन में सब कुछ आता जा रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे पॉइंट्स की सूरत इसको याद नहीं करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहते हैं बहुत ही गौर फिक्र के बाद ये बहुत ही गौर व फिक्र के बाद ये बताने की कोशिश की गई कि भाई ज़िंदगी कैसे वजूद में आई। और बताया जाता है कि ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो समुंदर की गहराइयों में हुआ था। समुंदर की गहराइयों में मतलब अंडर वाटर जो है हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते थे, जिनको हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। अब ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, इनका क्या फंक्शन है ज़िंदगी को वजूद में लाने के लिए? इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनर्जी को सप्लाई किया और रॉ मटेरियल सप्लाई किए ज़िंदगी के आगाज़ के लिए और ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए। उसके बाद आर्चियोबैक्टीरिया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 2 है। आर्चियोबैक्टीरिया जो है ना, मतलब समुंदर के अंदर आर्चियोबैक्टीरिया पाए जाते थे, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते थे जिनको हम आर्चियोबैक्टीरिया कहते हैं। अब आर्चियोबैक्टीरिया का काम क्या है, मतलब इसमें ख़ास बात क्या है? इसमें ख़ास बात यह है कि ये टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है 120 से ज़्यादा टेम्परेचर को। और दूसरी इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत ही कम एवोल्यूशनरी चेंजेस देखी गई बनिस्बत दूसरे ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, और ये जो वेंट्स की हाइपोथेसिस है, इसको ये सपोर्ट करते हैं आर्चियोबैक्टीरिया। उसके बाद बताया जाता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं पहले इन्वायरमेंट में, प्रिमिटिव और इन्वायरमेंट में, वो बहुत ही लिमिटेड थे, बहुत ही कम मिकदार में थे ज़िंदगी के लिए। उसके बाद कहता है कि अगर ज़िंदगी जारी रहती ना तो हमें कुछ अदर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए थे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती जाती वैसे वैसे न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे थे। अब कहते हैं, फिर एक और बात करते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की। कहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, इसने बहुत ही मदद की है इंसानों की। आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस ने न्यूट्रिएंट्स की लिमिटेड सप्लाई को बहुत ही सपोर्ट किया। कहते हैं कि पहला जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स था ना, उसने यूज़ की थी हाइड्रोजन सल्फाइड को हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पर। और इसने क्या किया था, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया था शुगर में। उसके बाद कहता है कि जब टाइम थोड़ा और गुजरा तो बाद में क्या हुआ, पानी वाटर, यानी कि इसने ये काम सेम प्रोसेस इसने करना शुरू कर दिया। क्या प्रोसेस करना शुरू कर दिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद बताता है कि जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के प्रोसेस के थ्रू हवा में इकट्ठी होती गई, मतलब एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होती गई। और जो ज़मीन है और उसका जो एटमॉस्फेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता बदलता चला गया। उसके बाद बताता है कि ओजोन, अपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट है, उसने क्या काम शुरू कर दिया, उसने सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं उनको फिल्टर करना शुरू कर दिया। और इस तरह जो है
ज़िंदगी ने ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मतलब कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके बाद बताता है कि लगभग जो एटलीस्ट 420 मिलियन ईयर्स अगो, 420 साल पहले, एक इनफ प्रोटेक्टिव ओजोन बिल्ट हो गई थी जिसने ज़मीन पर ज़िंदगी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद कहता है कि जो पहला सेल था ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल था, मतलब जिंदगी दुनिया में जो पहला सेल आया वो प्रोकैरियोटिक सेल आया। उसके बाद प्रोकैरियोट्स से आगे यूकैरियोट्स बने। यूकैरियोट्स बताता है कि प्रोकैरियोट्स को कब ज़मीन पर देखा गया। बताता है कि प्रोकैरियोट्स जो हैं 3.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले ज़मीन पर वजूद में आए। उसके बाद बताता है कि जो यूकैरियोट्स हैं उनको सबसे पहले 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले देखा गया। उसके बाद कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स का वजूद बता रहा है कि वो कैसे वजूद में आए। बताता है कि भाई यूकैरियोटिक सेल कैसे वजूद में आया, एनवायरनमेंट में कौन सी चेंजेस हुई कि भाई यूकैरियोटिक सेल वजूद में आ गया। अब बताता है कि भाई जब जो लार्ज प्रोकैरियोट्स थे, और जिसे हम अम्बीबा कहते हैं, जैसे कि अम्बीबा होते हैं, और अम्बीबा जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन के बगैर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, मतलब ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते ज़िंदगी गुजारने के लिए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स ने क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, खा लिया किनको, बैक्टीरिया को, और वो भी ऐसे बैक्टीरिया खा लिए जो कि ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, और इसको इंजेस्ट नहीं किया बल्कि इसको अपने अंदर स्टेबलाइज रख लिया। और इस आइडिया को हम कहते हैं एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। अब ये जो हाइपोथेसिस है इसको सबसे पहले पेश करने वाला साइंटिस्ट कौन सा था, उसका नाम था लायन मार्जुलस। उसके बाद कहते हैं इसकी हाइपोथेसिस के मुताबिक जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो किस में डेवलप हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। और आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है। और कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन हो गई यूकैरियोटिक सेल्स में। उसके बाद आगे फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला के बारे में बताता है कि फ्लैजिला भाई कैसे वजूद में आया। बताता है कि ऐसे ही हुआ कि वो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे उन्होंने अब इंजेस्ट कर लिया किसी स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को, जिनको हम आर्चियोबैक्टीरिया कहते हैं। जब उन्होंने इसको इंजेस्ट किया तो फ्लैजिला जो है वो वजूद में आ गया, फ्लैजिला अराइज हो गया। आगे बताते हैं सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड हो जाना इनवर्ड, ये कैसे हुई। बताता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट हो गई, और जब वो इन्वेजिनेट हुई ना तो उसकी जो कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल था वो भी इनक्लोज हो गया। उसके बाद इस इन्वेजिनेशन के रिजल्ट में क्या हुआ कि बहुत सारी जो सेवरल डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज हैं वो फॉर्म्ड हो गई एक सिंगल सेल में। उसके बाद ये जो एंटिटीज़ है ना, ये जो ऑर्गेनेलिज हैं, ये बाद में कन्वर्ट हो गई माइटोकॉन्ड्रिया में और न्यूक्लियस में और क्लोरोप्लास्ट वगैरह में। उसके बाद बताता है कि यूकैरियोटिक सेल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है और उसकी जो डाइवर्सिटी है उसमें इजाफा होता गया। उसके बाद बताता है कि जो यूकैरियोटिक सेल, पहला यूकैरियोटिक सेल है जो वजूद में आया था वो खुद ब खुद वजूद में आ गया था, लेकिन बाद में ये सब चेंज होता गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अब इसमें क्या होता है, जो सेल्स हैं, सेल जो है वो टिश्यू में कन्वर्ट होता है, टिश्यू जो है वो ऑर्गन्स में कन्वर्ट होते हैं, और जो ऑर्गन्स हैं वो अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने लग जाते हैं, और इस तरह बताता है कि ज़िंदगी वजूद में आई। इस तरह सिंगल ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वजूद में आए, प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स का अमल ऐसे हुआ। आप इन सब पॉइंट्स को याद करें, जैसे जैसे पॉइंट्स मैंने बोले हैं वैसे वैसे याद करें। उम्मीद है ये टॉपिक आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा।